तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी। मैं बलजीत परमार आपके सामने अपने चैनल बलजीत परमार पर यू लेके हाजिर हूँ। बहुत दिनों से आपकी तरफ से एक किस्सा आ रहा था कि मैं उसके बाद में ज़रूर बात करूँ। उस शख्स का नाम है फरीद तनाशा। अ, तकरीबन 18 साल तक उस आदमी ने अंडरवर्ल्ड में जो अपना स्थान बनाया, नाम बनाया, वो अपने आप में एक बहुत अजीबोगरीब कहानी है। मैंने आपसे वादा किया था कि पिछले दिनों में हम लोग बम्बई के सबर्ब्स में जो शैटी लोगों का दबदबा बना, शैटी लोगों का रुतबा बना, उसकी हम बात कर रहे थे। और आप हैरान होंगे कि आज के दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं शैटी लोगों की उस कहानी में फरीद तनाशा की कहानी लेके आ गया। इसमें भी शैटी का बहुत बड़ा हाथ है। आज की इस कहानी सुनाने का मतलब यही है कि वो फरीद तनाशा जो एक समय हिंदुस्तान के उस समय के सबसे बड़े जासूस मानने वाले, सबसे बड़े खुफिया तंत्र मंत्र के जो आईपीएस ऑफिसर माने जाते थे, आज के दिन में जो हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर अजीत डोभाल, उनकी गाड़ी में से 2005 में फरीद तनाशा दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो कॉलोनी है, आईबी कॉलोनी, वहाँ से एक कार से पकड़ा जाता है और इसके साथ होता है विक्की मल्होत्रा, छोटा राजन का राइट हैंड मैन। उस समय पे छोटा राजन के गैंग का नंबर 2 वो था विक्की मल्होत्रा। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा 2005 में दिल्ली के आईबी कॉलोनी के गेट में एक मारुति 800 कार में से पकड़े जाते हैं, जिस कार को चला रहा था और कोई नहीं, हिंदुस्तान के आज के एनएसए अजीत डोभाल। कोई बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था। लोग तो कहते हैं कि शायद इन लोगों को दुबई भेजने की कोई कराची भेजने की कोई प्लानिंग चल रही थी। दाऊद इब्राहिम को या छोटा शकील के ऊपर कोई एक्शन करने का कोई मंसूबा तैयार किया जा रहा था, जिसकी पूरी निगरानी जो है वो अजीत डोभाल कर रहे थे। लेकिन जब आपको मालूम है कि जब सरकारें बदल जाती हैं, हुकूमत बदल जाती है, सिस्टम में उलट पुलट होता है, तो कुछ मंसूबे जो धरे धराए रह जाते हैं। तो मुंबई पुलिस को उन दिनों में फरीद तनाशा की तलाश थी। उसको ढूंढते ढूंढते मुंबई के उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे एएन रॉय, उन्होंने जॉइंट पुलिस कमिश्नर थी हमारे यहाँ पे मीरा बोरवनकर, उसकी ड्यूटी लगाई कि ये आदमी हमें चाहिए। और जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि विक्की मल्होत्रा के पास दिल्ली में फरीद तनाशा छिपा हुआ है। तो उसका पीछा करते करते उस समय के जो डीसीपी क्राइम थे धनंजय कमलाकर, वो और मुंबई पुलिस की एक पुलिस पार्टी ये दिल्ली पहुंची और अपने इंफॉर्मेंट की सलाह पे सू पे करते करते इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्टाफ कॉलोनी है उसके गेट तक पहुंच गए, दरवाजे तक पहुंच गए और उस गाड़ी में से फरीद तनाशा को पकड़ा। अब फरीद तनाशा जो है, इसने अपना जुर्म का कैरियर उसी तिलक नगर से शुरू किया था, उसी सहकार कॉलोनी से शुरू किया था जहाँ से छोटा राजन पैदा हुआ था। 16-17 साल की उम्र में इस आदमी ने उस आदमी को मारा जिसने बड़ा राजन को मारा था। एक्चुअली मारा भी नहीं था इसने, मारा तो कुछ और लोगों ने था। लेकिन जब पुलिस बड़ा राजन के हथियारों को ढूंढ रही थी और बहुत से लड़कों को अरेस्ट करके रखा हुआ था उसकी तहकीकात के लिए, तो फरीद तनाशा ने अपने आप को पेश किया पुलिस में कि आप छोटा राजन को कुछ मत कहिए, दूसरे लोगों को हाथ मत लगाइए, मैं आपको कह रहा हूँ कि उस आदमी का मर्डर मैंने किया है। तो ये पहली एक कुर्बानी किस्म की चीज़ थी जो फरीद तनाशा ने किया। और छोटा राजन की नज़रों में फरीद तनाशा की इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। जानते तो थे एक दूसरे को, बचपन से उसी कॉलोनी में रहते थे। तो इस तरीके से फरीद तनाशा छोटा राजन का उसी समय से ख़ास आदमी बनते 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 यहाँ तक पहुँचा कि एक दिन वो हिंदुस्तान के उस समय के सबसे बढ़िया खुफिया अफसर की गाड़ी में बैठने का उसको मौका मिला। कहा तो यहाँ तक जाता है कि फरीद तनाशा तकरीबन 8 बार पाकिस्तान विजिट कर चुका था ऑन डिफरेंट ओकेजन। उनमें 1-2 बार शायद विक्की मल्होत्रा भी इसके साथ था। कराची में दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी के फंक्शन में
जो बहुत बड़ी साजिश रची गई थी वहाँ पे जाके दाऊद इब्राहिम के ऊपर हमला किया जाएगा, वहाँ तक भी फरीद अनाज शाह पहुँच गया था। लेकिन ऐन वक्त पर जिस आदमी ने इनको हथियार सप्लाई करने थे पाकिस्तान के नागरिक ने, वो आदमी हथियार लेके नहीं आया और इसकी जो खबर थी वो दाऊद तक भी पहुंच गई थी और वो भी उस शादी में नहीं आया। खैर, ये ऐसी बातें हैं जिनको कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस फोर्स ऑफिशियली नहीं बताती। ऑफिशियली बताने से डरती है, जब बताती नहीं। लेकिन कुछ भी हो, फरीद अनाज शाह ने अपना एक बहुत बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड में, ख़ास तौर पे छोटा राजन के साथी की तौर पे बहुत बड़ा नाम कमा लिया था, बना लिया था। और ये किस्से कहानियाँ चलते चलते 2005 तक पहुंच गए, जब छोटा राजन के उस इलाके में सहकार नगर में जो पुरानी बिल्डिंग्स थी महाड़ा की, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की, वो बिल्डिंग्स को तोड़ के उनको नए सिरे से डेवलप किया जा रहा था। पुराने लोगों को घर दे के, जो घर बचते थे उनको ओपन मार्केट में बेच के बहुत सारा पैसा प्राइवेट बिल्डर कमा रहे थे। छोटा राजन देश से भागा हुआ था, तो उसकी बीवी सुजाता निखलजे थी, वो छोटा राजन के बिहाफ से बिल्डर से डील कर रही थी कि बिल्डर से क्या लेना है, क्या देना है, किनको घर दिलाना है, किसको नहीं दिलाना है। खैर, तो ये तवक्को सब चल रही थी। उसी चक्कर में जो बिल्डर्स थे वो काफ़ी दुखी थे। एक वहाँ पे एक रेट फिक्स कर लिया था लोगों ने कि जो बिल्डर नई बिल्डिंग बनाएगा वो 1 करोड़ रुपया हमें देगा। तो छोटा राजन के सब आदमी 1 करोड़ रुपया उसको देते थे। तो ये करते करते 2005 से वो डेवलपमेंट शुरू हुई। ये 2005 में फरीद अनाज शाह जब पकड़ा गया, मुंबई लाया गया, उसके बाद इसकी ज़मानत हुई। ज़मानत से रिहा कर होके वो अपने घर में रहने लगा और फाइनली 2010 तक वो जो बिल्डिंग्स थी उनके जो प्लान वगैरह थे वो पास होने शुरू हो गए, क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट में टाइम बहुत लगता है। बहुत से लोगों के सिग्नेचर्स, उनका वेरीफाई करना, फिर म्यूनसिपैलिटी की परमिशन, फिर फाइनेंस अरेंज करना, फिर बिल्डिंगों का बन के तैयार होना, फिर पोजेसन देना। इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस। तो उस चक्कर में चलते चलते 2010 तक छोटा राजन के जो लोग उस एरिया में रहते थे, जो ज़मानत पे बाहर थे, जब बाहर बैठे थे, वो फ़ोन करके उन्होंने 1 करोड़ रुपया पर बिल्डिंग का रेट फिक्स कर लिया। अब आप देखिए कि अगर एक बिल्डर 5 बिल्डिंग बना रहा है तो उसको 5 करोड़ देना पड़ता था। आदमी एक ही है जिसको देना है। तो बिल्डर लोग काफ़ी खफा थे, नाराज़ थे। तो उन्होंने इस दहशत के पीछे जो फरीद अनाज शाह और उसके साथियों ने फैला रखी थी, बिल्डर इनसे दुखी थे, हर बिल्डर को 1 करोड़ रुपये देना। तो उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि बार बार 1-1 करोड़ देने से अच्छा है किसी को 1 करोड़ रुपये दे के उसको मरवा दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तैयार हुई, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई। उसमें बिल्डर लोगों ने मिल के छोटा राजन के उस समय पे बड़े दुश्मन बन चुके थे, जो एक ज़माने में उसके अपने साथी थे, उनमें से सबसे बड़ा नाम था भरत नेपाली का, दूसरा नाम था विजय शेट्टी और विक्की शेट्टी। तो ये विक्की शेट्टी का जो रोल था फरीद अनाज शाह को मरवाने के लिए, वो शेट्टी, हमारी जो शेट्टियों की जो कड़ी चल रही थी इतने दिनों से, उस कड़ी में इस कहानी को लाना मैंने इसलिए बेहतर समझा कि फरीद अनाज शाह के उस बड़े डेयरिंग मर्डर की पूरी साजिश विक्की शेट्टी ने बनाई। तो कहीं ना कहीं चंबूर में कुछ भी होता था तो शेट्टी का नाम आना लाजमी हो जाता था। तो विक्की शेट्टी और भरत नेपाली एक ज़माने में छोटा राजन के उतने ही करीब थे जितना फरीद अनाज शाह था। लेकिन 2000 में छोटा राजन पे बैंकॉक में हमले के बाद इनके आपस में तफाक़त पैदा हुए, डिफरेंसेस पैदा हुए, आपस में झगड़े हुए। उसमें जो 4-5 लोग छोटा राजन से अलग हुए थे उनमें भरत नेपाली भी था, विक्की शेट्टी भी था, संतोष शेट्टी भी था, रवि पुजारी भी था, गुरु साल्टन पहले अलग हो गया था। तो ये लोगों ने बिल्डर लोगों को मालूम था कि यही लोग कोई काम छोटा राजन के आदमी के खिलाफ कर सकते हैं। तो कहा यह जाता है कि जो
बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पाया गया कि जो एक दत्तात्रेय भाखरे करके एक जो बिल्डर था, जो वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स बना रहा था, उसने विक्की शेट्टी और भरत नेपाली को 90 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था, जो काम होने के बाद सिंगापुर के एक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किया गया। तो पुलिस के पास इस बात का सबूत था कि उस इलाके के एक बिल्डर ने 90 लाख रुपया विक्की शेट्टी को दिया तनाशा को मारने के लिए। अब तनाशा का मर्डर अपने आप में बहुत अजीबो-गरीब था, बहुत प्लानिंग से किया जाना था। तनाशा के बारे में मशहूर था कि हर समय अपने साथ तकरीबन 8 से 10 खतरनाक किस्म के बॉडीगार्ड, जिनके पास हथियार भी रहते थे, मसल मैन थे, जिनको हम आजकल बाउंसर कह देते हैं, वो साथ में रखता था। कहीं भी जाता था उनके बगैर नहीं जाता था। उसी तरह उसने 8-10 बड़े खूंखार किस्म के कुत्ते रखे हुए थे, जिनके ख़ास किस्म के पिंजरे बनाए गए थे। वहाँ पे उनके लिए उनको गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए थे। तो उन कुत्तों के और अपने बॉडीगार्ड्स के भरोसे पे पुनीत तनाशा इतना बेपरवाह हो गया कि इनके होते हुए मेरे घर पे कोई अटैक नहीं कर सकता। लेकिन ये प्लानिंग कई महीने विक्की ने और भरत नेपाली ने की। वो उस एरिया को जानते भी थे, बचपन से वहीं रहे थे। छोटा राजन जैसे घर उसने देखे हुए थे। तो उन्होंने वो कैसे आदमी को ढूंढा जिसने उस घर का इंटीरियर डेकोरेशन की थी। वो एक जलाल भाई करके था, खान साहब भी बोलते थे। उसने जो अंदर के कमरे बनाए थे, उसमें कहाँ-कहाँ कैविटीज़ बनाई थी, कहाँ बेडरूम बनाया था, और जो फरीद तनाशा ने और उसकी 2 बीवियाँ वहाँ रहती थी। दूसरी बीवी का नाम रेशमा था, उसकी 3 साल की बच्ची भी थी। तो ये सब के अंदर की प्लानें कहाँ-कहाँ क्या है, वो सब उसको मालूम था, जलाल को। उसने इनको कॉन्ट्रैक्ट करके उसको भी साथ में लेके गए कि तुमने ताला कहाँ पे लगाया था, उसको तोड़ना पड़ेगा तो कैसे टूटेगा, कितनी मजबूत लकड़ी है, कितनी नहीं है। मतलब ये एक प्लानिंग का हिस्सा था जो बड़ी तरीके से की गई। तो उस दिन 12 आदमी, इनको मालूम था कि वो 8-10 बॉडीगार्ड लेके घूमता है। उनको ये भी पता था कि वो कुत्ते रखता है। लेकिन जब इंटीरियर का काम चल रहा था तो वहाँ पे उस खान साहब ने नोटिस किया कि सुबह का एक टाइम को ऐसा होता है जब जो बॉडीगार्ड हैं वो कुत्तों को थोड़ा दूर एरिया में घुमाने या उनको लेके जाते हैं रिलीव वगैरह करवाने के लिए। तो उनको उस चक्कर में 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो वो टाइम की पुष्टि की गई, वहाँ पे रेकी की गई कि वाकई उस टाइम पे जो बॉडीगार्ड है वो कुत्तों को लेके कहीं लेके जाते हैं। वो जो 15, 20, 22 मिनट का टाइम जो ऐसा टाइम होता था जब फरीद तनाशा के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होता था और उसके वो पालतू कुत्ते नहीं होते थे। तो उस टाइम पे इन्होंने बड़ी प्लानिंग से वो अटैक किया। 4 आदमी अंदर गए, 4 हथियार लेके और फरीद तनाशा को अपना हथियार निकालने का मौका नहीं मिला। आप देखिए वो शख्स जो इतना एहतियात रखता था, इतना चालाक था, इतना दिमाग का मालिक था, जो दुबई तक, कराची तक, पाकिस्तान पहुंच जाता था दाऊद को मारने की प्लानिंग करने के लिए। वो आदमी अपनी ज़िंदगी बचाने की प्लानिंग नहीं कर सका। उसके हथियार भी धरे के धरे रह गए, उसके बॉडीगार्ड भी किसी काम नहीं आए और जो पालतू कुत्ते रखे थे वो भी किसी काम नहीं आए। 4 आदमी अंदर गए, उसको गोलियां मारी और उसकी बीवी जो रेशमा थी उसको कोई गोली नहीं मारी गई। उनकी 3 साल की एक बेटी थी, उसको कुछ नहीं कहा गया। एक्चुअली बाद में जब इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि कहीं ना कहीं अंदर की जो खबर थी वो रेशमा ने ही अपने उस पति के दुश्मनों को दी थी। उसकी जो रेशमा इस बात से खुश नहीं थी कि तनाशा जो है वो पहली बीवी के साथ भी रह रहा है और उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, मुझे बराबर पूछ नहीं रहा है। वो दिल्ली तरफ की कहीं की रहने वाली थी और वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली के थ्रू विक्की मल्होत्रा या विक्की शेट्टी या इसके जो बाकी लोग थे, उन्होंने इंक्वायरी करके कहीं ना कहीं तो उसको अंदर से तोड़ा लगता है कि मुझे
जब मैंने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, मैं डीएनए में काम करता था तभी मैंने कवर किया था ये पूरा किस्सा, तो ये कहीं न कहीं से बात निकली थी कि रेशमा का इसमें रोल हो सकता है। क्योंकि जब रेशमा ने ही उसी समय पे फरीद तनाशा जो दूसरे घर में था, जहाँ पे उसकी और ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, वहाँ से उसने फ़ोन करके बुलाया था कि हमारी बेटी सो नहीं रही है, बहुत रो रही है, तंग कर रही है और वो अपने बाप को, अब्बा को याद कर रही है। आप प्लीज़ आओ, जल्दी आओ। तो ऐसे 2-3 फ़ोन रेशमा की तरफ से वो 10 मिनट के वक़्फ़े पे गए थे, जो पुलिस को रिकॉर्ड में मालूम पड़ा। तो उसके बाद जब आया फरीद तनाशा घर में, तो ये लोग दूर से उसके ऊपर निगाह रखे हुए थे। जैसे ही घुसा अंदर तो उसको गोलियों से मार दिया गया। तो ये एक बहुत डेयरिंग मर्डर था और उस केस में टोटल 11 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें वो बिल्डर दत्तात्रेय भाकरे भी था और 10 लोग दूसरे थे। उनमें से फाइनली 2018 में जब जजमेंट आई सेशन कोर्ट में, उसमें 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई, बाकी लोगों को 10 साल की सज़ा हुई। और मज़ेदार बात यह है कि बिल्डर को कोई सज़ा नहीं हुई, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया। बिल्डर का कहना ये था कि मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, ये सब बदमाश लोग थे, इनकी आपस की दुश्मनी थी, इसलिए इनके आपस में मारा मारा होगा। हालांकि 90 लाख की पेमेंट का ऑफिशियल सबूत भी पुलिस के पास था, लेकिन फिर भी कोर्ट में वो सिद्ध नहीं कर सकी कि दत्तात्रेय भाकरे का फरीद तनाशा मर्डर से कोई गहरा ताल्लुक भी था। और उसके बाद उन दिनों से जो विक्की शेट्टी है और भरत नेपाली, इनकी बैंकॉक में रहते हुए आपस में कैसे दुश्मनी हुई, कैसे भरत नेपाली को विक्की शेट्टी ने और संतोष शेट्टी ने मिलके पटाया बीच के, कैसे उसका मर्डर किया थाईलैंड में, वो किस्सा मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो शेट्टियों की ये किस्से कहानी चलते रहेगी 2-4 दिन और आप सुनते रहिए और अपने रिएक्शन हमें ज़रूर भेजते रहिए और इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।